हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हूं एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की एक महामैराथन क्लास जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। और लगभग आपको यहां से जो पीछे एग्जाम हुए उसी की तरह इसमें से आपको 70 से 80% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो ये आपका पेपर नंबर 4 है, लेकिन जो पेपर है वो आपका पेपर नंबर 3 के स्थान पर हो रहा है। ठीक है, जो आपका अंतिम वीडियो है उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो लगा रखा है, यानी जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी वीडियो लगा रखा है। बाकी इस क्लास की अगर बात करें हिंदी कथा साहित्य एवं नाटक, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। क्लास को अच्छे से देखना, 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा हमें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जो अभी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि गोदान उपन्यास का शीर्षक कितना सार्थक है, विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का गोदान हिंदी साहित्य का एक युग परिवर्तक उपन्यास माना जाता है। उसका शीर्षक अत्यंत सार्थक, प्रतीकात्मक तथा उपन्यास की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करने वाला है। भारतीय ग्रामीण समाज में गोदान धार्मिक आस्था, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। किसान होरी का जीवन भी इसी आकांक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। फिर होरी की सबसे बड़ी इच्छा एक गाय प्राप्त करने और अंत समय में गोदान करने की होती है, किंतु आर्थिक शोषण, ऋणग्रस्तता और सामाजिक विषमताओं के कारण उसका ये स्वप्न पूरा नहीं हो पाता। जीवन भर संघर्ष करने वाला होरी मृत्यु के समय वास्तविक गोदान नहीं कर पाता। उसकी पत्नी धनिया केवल कुछ पैसे देकर प्रतीकात्मक गोदान करती है। क्या करती है? उसके जैसा करने का प्रयास करती है और गोदान नहीं कर पाती है। इस प्रकार गोदान केवल धार्मिक अनुष्ठान का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय किसान की अधूरी इच्छाओं, टूटे सपनों और शोषित जीवन का प्रतीक बन जाता है। शीर्षक उपन्यास के सामाजिक यथार्थ, आर्थिक विषमता और मानवीय करुणा को समेटे हुए, इसलिए गोदान शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त और सार्थक बताया गया था। विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है कि गोदान में धनिया के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों देखो, अभी जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, यानी जो वीडियो मैंने आपके लिए लगा रखा है ना, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से एक गोदान पाठ भी आपको अच्छे से करवा रखा है। तो वो आप अच्छे से सुन लोगे तो आपको पूरा का पूरा गोदान जो उपन्यास है वो पूरा याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है, आप देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बढ़ाया है और ये वीडियो लगा रखा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गोदान में धनिया के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। विद्यार्थियों, धनिया गोदान की सबसे सशक्त महिला पात्र है, यानी धनिया गोदान की सबसे सशक्त महिला पात्र है। वे भारतीय ग्रामीण नारी के संघर्ष, साहस, त्याग और व्यवहारिक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जहां होरी परंपरा और सामाजिक भय से बंधा रहता है, वहीं धनिया अपने अन्याय के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाती है। उसके बाद धनिया एक आदर्श पत्नी होती है। धनिया क्या होती है? एक आदर्श पत्नी होती है जो विपरीत परिस्थितियों में, यानी उसके अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसके अंदर उनकी इज्जत भी जाने लग जाती है, लेकिन इस परिस्थितियों में भी अपने परिवार को संभालती है और आर्थिक संकट, सामाजिक अपमान और पारिवारिक समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करती है। जुनिया को समाज द्वारा अस्वीकार किए गए, जुनिया कौन होती है? उसके बेटे की पुत्रवधू होती है। उसको समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने पर धनिया उसे अपने घर में आश्रय देकर मानवीय संवेदना का परिचय देती है। धनिया में आत्मसम्मान की भावना भी प्रबल होती है। वे जमींदारों, महाजनों तथा पंचायत के अन्याय का विरोध करती है और उसकी स्पष्टवादिता और संघर्षशीलता उसे उपन्यास का सबसे प्रभावशाली पात्र बनाती है। अतः उसके बाद धनिया केवल होरी की पत्नी नहीं होती, बल्कि ग्रामीण शक्ति, स्त्री शक्ति, मानवता और सामाजिक चेतना की प्रतिनिधि होती है। प्रेमचंद ने उसे माध्यम से भारतीय नारी की वास्तविक शक्ति को चित्रित किया है। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि गोदान में ग्रामीण जीवन के चरित्र का प्रकाश डालिए। अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने जो गोदान उपन्यास मैंने लगा रखा है गोदान, अगर आपने वो देख लिया तो ये जो आपके पहली यूनिट लगभग आपकी उसमें कवर हो जाएगी। यानी कोई भी आपका अगर बड़ा वाला क्वेश्चन या कोई भी अगर आता है तो आप उसके पूरे से पूरे अच्छे से लिख कर आ सकते हो। तीसरा प्रश्न अगर बात करें तो गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का सजीव दस्तावेज माना जाता है। प्रेमचंद ने गांव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया था। उपन्यास में किसान वर्ग की गरीबी, ऋणग्रस्तता, जमींदारी, शोषण तथा महाजनी व्यवस्था के दुष्प्रभावों को विस्तार से दिखाया गया है। उसके बाद होरी, धनिया, गोबर तथा अन्य पात्र ग्रामीण समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और उसके बाद किसान दिन रात परिश्रम करता है, किंतु उसका जीवन अभावों यानी कमियों के चलते कष्टों से भरा होता है।
जाति पाति, अंधविश्वास, रूढ़ियां, अनेक प्रकार की जो पुरानी धारणाएं होती है, सामाजिक भेदभाव, ये सब ग्रामीण जीवन का हिस्सा होते हैं। उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति, लोकाचार, पर्व त्योहार, पारिवारिक संबंध और सामुदायिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। साथ ही लेखक ने ग्रामीण समाज की कमजोरियों और विसंगतियों को और उजागर किया है। इस प्रकार गोदा केवल एक किसान की कथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने का उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी की आत्मकथात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। शेखर बात करें तो शेखर एक जीवनी हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? प्रश्न कैसा आएगा? शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यद्यपि लेखक की प्रत्यक्ष आत्मकथा नहीं है, फिर भी शेखर के अनुभवों, विचारों और मानसिक संघर्षों में लेखक के जीवन उपयोगी या जीवन अनुभव को झलक देखने को मिलती है। उसके बाद उपन्यास प्रथम पुरुष शैली में लिखा गया है। उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? उपन्यास प्रथम पुरुष शैली में लिखा गया है, जिसमें पाठक सीधे शेखर की चेतना और भावनाओं से जुड़ा होता है। शेखर अपने जीवन की घटनाओं, संबंधों, विचारों और संघर्षों का आत्म विश्लेषण करता है। उसके बचपन, युवावस्था और क्रांतिकारी जीवन का चित्रण आत्म कथात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके बाद विद्यार्थियों, इस शैली के कारण पात्र के आंतरिक संसार, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और तथा आत्म संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण संभव हो सका है। लेखक ने बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मानसिक अनुभव को अधिक महत्व दिया था। अतः आत्मविश्लेषण, प्रथम पुरुष शैली तथा जीवन अनुभव की प्रामाणिकता के कारण शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक उपन्यास की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए अगला जो प्रश्न रहने वाला है कि शेखर एक जीवनी में विद्रोह की भावना का स्पष्ट रूप से स्वरूप विस्पष्ट कीजिए। यानी जो शेखर एक जीवनी कहानी है, उसके अंदर क्या होता है? शेखर मूलतः विद्रोही व्यक्तित्व का धनी होता है। क्या होता है? शेखर मूलतः विद्रोही व्यक्तित्व का धनी होता है। वे समाज, धर्म, परंपरा और रूढ़ मान्यताओं, यानी जो पुरानी जो मान्यता होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता। बचपन से ही उसमें प्रश्न करने और सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शेखर का विद्रोह केवल सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर उपस्थित कमजोरियों और सीमाओं के विरुद्ध भी होता है। वे स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करता है और हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहता है। क्रांतिकारी गतिविधियों में उसकी भागीदारी भी इन विद्रोही चेतना के परिणाम होती है। वे अन्याय, शोषण, असमानता का विरोध करता है। साथ ही वे जीवन, प्रेम, मृत्यु और अस्तित्व जैसे प्रश्नों पर भी गहन चिंतन करता है। अज्ञे ने शेखर के माध्यम से आधुनिक व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना और आत्म संघर्ष को व्यक्त किया था। इसलिए शेखर का विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि बौद्धिक, नैतिक और अस्तित्ववादी विद्रोह भी देखने को मिलता है। यानी जो अज्ञे है, जो सच्चिदानंद अज्ञे, उन्होंने क्या किया? शेखर के माध्यम से आधुनिक व्यक्ति की किस प्रकार स्वतंत्र होना चाहिए, किस प्रकार उसको आत्म संघर्ष अभिव्यक्त करना चाहिए, ये सब इसके अंदर शेखर एक जीवनी के अंदर बताया। किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा। नेक्स्ट आपके लिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी की भाषा एवं शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि शेखर हिंदी उपन्यास साहित्य में अपनी नवीन भाषा एवं शिल्प के लिए विशेष स्थान रहता है या महत्व रखता है। अज्ञे ने इसमें परंपरागत कथा शैली से हटकर आधुनिक प्रयोगधर्मी शिल्प का उपयोग किया है। उपन्यास की भाषा साहित्य का परिष्कृत तथा चिंतन प्रदान है। इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आत्मसंवाद, प्रतीक और बिंबों का प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है। लेखक ने पात्र के मन की सूक्ष्मतम भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवेदनशील एवं कलात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद शिल्प की दृष्टि से उपन्यास में आत्मकथानक शैली, फ्लैशबैक तकनीक और अंत में अंतः चेतना प्रवाह और आत्म विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। घटनाओं की अपेक्षा मानसिक प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है। इस विशेषताओं के कारण शेखर एक जीवनी हिंदी का प्रथम सशक्त मनोवैज्ञानिक और आधुनिकतावादी उपन्यास माना जाता है। इसकी भाषा और शिल्प ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्रदान की है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर आप लगता है कि वास्तव में देखना है तो इसका भी साहित्यिक वीडियो लगा रखा है, आप चैनल पे देख लेना, सर्च करके आषाढ़ का एक दिन वीडियो बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। फिर मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, उसके अंदर केंद्रीय पात्र कौन होता है? कालिदास होता है। नाटक में कालिदास केवल ऐतिहासिक कवि नहीं होता, बल्कि आधुनिक कलाकार की संवेदना, द्वंद्व और तरसदी का प्रतीक बनकर सामने आता है। वह अत्यंत प्रतिभाशाली, संवेदनशील तथा प्रकृति प्रेमी होता है। नाटक के प्रारंभ में कालिदास ग्राम्य परिवेश और मल्लिका के प्रेम से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। मल्लिका उसकी प्रेरणा और सर्जन शक्ति का स्रोत होती है। उज्जैनी का राजकवि बनने के बाद उसके जीवन में वैभव
प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रवेश हो जाता है। धीरे धीरे वे अपनी जड़ों और प्रेम से दूर होता जाता है। कालिदास के व्यक्तित्व में महत्वाकांक्षा और संवेदना का संघर्ष दिखाई देता है। एक और वह महान कवि बना जाता है, दूसरी ओर मल्लिका के प्रति उसका प्रेम उसे भीतर से बांधे रखता है। अंततः वह सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला प्रश्न आपके लिए 8 नंबर है। आषाढ़ का एक दिन में प्रकृति चित्रण का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताते रहे। यानी आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे, आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, हम उससे और भी ज्यादा मोटिवेशन होकर आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते, आप वीडियो को लाइक तो छोड़ो, आप शेयर तक नहीं करते, ताकि अगर शेयर करोगे तो आपके कॉलेज के मित्र, आपके साथी है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो उनकी भी मदद हो सकती है। विद्यार्थियों, अगर बात करें 8 क्वेश्चन की, आषाढ़ का एक दिन में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि नाटक की भावनात्मक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। मोहन राकेश ने प्रकृति को पात्रों की संवेदनाओं, मन स्थितियों और संबंधों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। किसे किया है? संबंधों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। उसके बाद में नाटक के प्रारंभ में आषाढ़ ऋतु, वर्षा, पर्वत, वन और हरियाली का वातावरण मल्लिका और कालिदास के प्रेम को सजीव बनाता है। प्रकृति दोनों के निर्मल और सहज प्रेम की प्रतीक है। मल्लिका विशेष रूप से प्रकृति से गहरे जुड़ी हुई है और उसी के बीच कालिदास की रचनात्मक प्रतिभा विकसित होती है। जब कालिदास उज्जैनी चला जाता है, जब कालिदास क्या करता है? उज्जैनी चला जाता है, तब प्रकृति का वही वातावरण वीर्य, प्रतीक्षा और अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है। प्रकृति पात्रों के मनोभाव को व्यक्त करने का माध्यम बनती है। मोहन राकेश ने प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़कर नाटक को काव्यात्मक गरिमा प्रदान की है। उसके बाद इसलिए प्रकृति चित्रण नाटक की कलात्मकता और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर विद्यार्थियों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन में कलाकार की समस्या का चित्रण कीजिए। कलाकार की समस्या कौन सी है? तो आषाढ़ का एक दिन में प्रमुख विषय कलाकार की समस्या और उसकी आंतरिक त्रासदी है, क्योंकि मोहन राकेश ने कालिदास के माध्यम से यह दिखाया कि एक कलाकार को व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक सफलता के बीच कठिन संघर्ष करना पड़ता है। कालिदास का वास्तविक सर्जन क्षेत्र ग्राम्य जीवन और मल्लिका का प्रेम है, उसी से उसे प्रेरणा और भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन उसे जब राजश्रय और प्रतिष्ठा मिलती है तो वे सत्ता और वैभव के आकर्षण में अपने मूल परिवेश से दूर हो जाता है। राजकवि बनने के बाद उसे यश और सम्मान तो मिलता है, किंतु उसकी आत्मिक शांति नष्ट हो जाती है। वह अनुभव करता है कि सच्ची रचनात्मकता बाहरी वैभव से नहीं होती, बल्कि संवेदनात्मक अनुभव से प्राप्त होती है। मल्लिका से दूरी और उसके जीवन का अधूरा बना देती है। नेक्स्ट आपके लिए इस प्रकार नाटक में कलाकार की उस समस्या को चित्रित किया गया है जिसमें उसे प्रेम, प्रतिष्ठा, संवेदना और महत्वाकांक्षा, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही द्वंद्वकार कलाकार की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। अगर आपके लिए 10 नंबर प्रश्न कौन सा है? 10 नंबर प्रश्न है कि पंचलाइट कहानी में आंचलिकता एवं ग्रामीण संस्कृति का चित्रण कीजिए। तो विद्यार्थियों, फणीश्वरनाथ रेणु, आपको कला जो लेखक है उसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि लगभग एबीसीडी वाले में पूछ लेते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट हिंदी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें ग्रामीण समाज, लोक संस्कृति, सामुदायिक जीवन और ग्राम्य मानसिकता का अत्यंत जीवन चित्रण मिलता है। कहानी का केंद्र पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स है, जो गांव में आधुनिकता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनकर सामने आता है। उसके बाद कहानी में महतो टोली के लोगों की सामूहिक मानसिकता, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना तथा आपसी संबंधों का यथार्थ चित्रण किया गया है। पंचलाइट खरीद लेने के बाद भी उससे जलाने का ज्ञान किसी के पास नहीं होता। गोधन जो सामाजिक रूप से उपेक्षित होता है, वहीं पंचलाइट जलाना जानता है। अंततः समाज को उसी की सहायता लेनी पड़ती है। कहानी में स्थानीय बोली, लोकगीत, रीति रिवाज, जातीय संबंध और ग्रामीण परिवेश का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण मिलता है। रेणु ने गांव की छोटी छोटी घटनाओं को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पंचलाइट केवल एक वस्तु की कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन, सामाजिक संरचना, लोक संस्कृति और बदलते समय का सशक्त दस्तावेज सामने आता है। यही इसकी आंचलिक विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कौन सा है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू की त्रासदी का विश्लेषण कीजिए। ये तो देखो आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन है। देखो जैसे बड़े वाले क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी पीडीएफ के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम में दे रखे यहाँ से आने वाले।
अगर बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो उत्साह प्रिय बंदा की वापसी नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचना है, जिसमें आधुनिक मध्यम वर्ग के परिवार में उपलब्ध या उत्पन्न संवेदनहीनता तथा वृद्ध व्यक्ति की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी के नायक गजाधर बाबू की त्रासदी इसी पारिवारिक विघटन से जुड़ी हुई है। गजाधर बाबू जीवन भर नौकरी करने वाले अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद भी वे अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों बिताने की आशा रखते हैं, किंतु घर लौटने पर उन्हें अनुभव होता है कि अब परिवार में उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं रह गया है। पत्नी, पुत्र और बहू सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं। गजाधर बाबू स्वयं को परिवार में एक अनावश्यक व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगते हैं। भावनात्मक उपेक्षा उन्हें भीतर से तोड़ देती है। अंततः वे पुनः नौकरी पर जाने का निर्णय लेते हैं। गजाधर बाबू की यह स्थिति आधुनिक समाज में बदलते पारिवारिक मूल्यों, पीढ़ियों के संघर्ष और वृद्धावस्था की समस्या को उजागर करती है। उनकी त्रासदी केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि समकालीन समाज की व्यापक समस्या का प्रतीक बन जाती है। नेक्स्ट आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है कि कफन कहानी में सामाजिक यथार्थ और विडंबना का चित्रण कीजिए। तो प्रेमचंद की कफन हिंदी कहानी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी कहानियों में से गिनी जाती है। इसमें समाज के अत्यंत निम्न वर्ग की गरीबी, अभाव, शोषण और मानवीय विडंबना का चित्रण किया गया है। कहानी के मुख्य पात्र गीसू और माधव है। कौन है? गीसू और माधव है, जो अत्यधिक निर्धन, आक्रमणीय और सामाजिक रूप से उपेक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई मर जाती है, किंतु दोनों उसकी सहायता करने के लिए बजाय आग तपते रहते हैं। बुधिया की मृत्यु के बाद गांव वालों से प्राप्त धन को कफन खरीदने के बजाय वे शराब और भोजन पर खर्च कर देते हैं। ये घटना पहली दृष्टि में अमानवीय प्रतीत होती है, किंतु प्रेमचंद इसके पीछे छिपी सामाजिक विडंबना को उजागर करते हैं। लगातार शोषण, सुख और गरीबी के उससे उनकी संवेदनाओं को कुंठित कर दिया गया है। वे उस व्यवस्था के शिकार हैं जिसने उन्हें मानवीय गरिमा से वंचित कर दिया। उसके बाद इस प्रकार कहानी कफन सामाजिक विषमता, गरीबी और मानवीय पतन का अत्यंत मार्मिक तथा यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर प्रश्न है कि सेव कहानी में मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना का विवेचन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। सेव कहानी यानी सुधीर साय की सेव कहानी समकालीन जीवन की मानवीय संवेदनाओं तथा सामाजिक संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी में लेखक ने मनुष्य के भीतर छिपी करुणा, सहानुभूति और सेवा भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उसके बाद कहानी यह संकेत देती है कि आधुनिक जीवन में भौतिक प्रगति के बावजूद मानवीय मूल्यों का महत्व बना हुआ है। मनुष्य केवल स्वार्थ से संचालित नहीं होता, बल्कि दूसरों के दुख में सहभागी बनने की क्षमता भी रखता है। उसके बाद लेखक ने पात्रों और घटनाओं के माध्यम से यह दिखाया कि समाज की वास्तविक शक्ति पारस्परिक सहयोग, संवेदनशीलता और मानवीय संबंधों में निहित है। कहानी पाठक को सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की रक्षा का संदेश देती है। इस प्रकार सेव केवल एक घटना का चित्रण नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज में मानवता, करुणा और सेवा भाव की आवश्यकता को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। उसके बाद अगला 14 नंबर प्रश्न है परिंदे कहानी में आधुनिक जीवन के अकेलेपन का चित्रण कीजिए। ये देखो आपके लिए मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अनुसार है। लगभग आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन की भाषा अलग हो सकती है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बाकी लगभग जो उद्देश्य है मेरा पूरा सिलेबस आपको 1 घंटे से या 30-35 मिनट के अंदर कवर करवाने वाला बताया जाता है। अगर बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी नई कहानी आंदोलन के प्रतिनिधि रचना में मानी जाती है। इसमें आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, अजनबीपन या मानसिक रिक्तियां का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कहानी के पात्र बाहरी रूप से सामान्य जीवन जीते दिखाई देते हैं, किंतु भीतर से वे गहरे, अकेले और असुरक्षित होते हैं। उसके बीच संवाद और आत्मीयता का अभाव होता है। वे संबंधों में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कटे हुए होते हैं। कहानी का शीर्षक परिंदे भी प्रतीकात्मक है। जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, वैसे ही कहानी के पात्र भी जीवन में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। आधुनिक शहरी जीवन की व्यवस्था और कृत्रिमता उन्हें और अधिक अकेला बना देती है। निर्मल वर्मा ने अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक शैली में आधुनिक व्यक्ति की इस त्रासदी को चित्रित किया है। यही कारण है कि परिंदे नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला आपके लिए 15 नंबर प्रश्न है, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी की सामाजिक प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है आधुनिक समाज में स्त्री की स्थिति और पुरुषवादी मानसिकता पर तीखा प्रहार करने वाली कहानी है। कहानी में स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करने की सामाजिक प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। लक्ष्मी यहाँ केवल एक पात्र नहीं है,
बल्कि स्त्री अस्तित्व का प्रतीक बताया जाता है। उसके साथ साथ समाज स्त्री को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तथा उसके स्वतंत्र निर्णयों को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि उसकी प्रतिभा, इच्छाएं और स्वतंत्रता विभिन्न सामाजिक बंधनों में कैद हो जाती है। कहानी आधुनिक समाज की उन विसंगतियों को उजागर करती है जहां आर्थिक और सामाजिक विकास के बावजूद स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर लेखक ने व्यंग्यात्मक एवं यथार्थवादी शैली में इस समस्या को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कहानी स्त्री मुक्ति, लैंगिक समानता और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाती है और आज भी अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है। अगला आपके लिए 16 नंबर प्रश्न है कि पिता कहानी में पीढ़ीगत संघर्ष का चित्रण कीजिए। तो विद्यार्थियों, ज्ञान रंजन की पिता कहानी आधुनिक परिवार में बदलते संबंधों को तथा पीढ़ीगत संघर्ष का सशक्त चित्रण करती है। कहानी में पिता और नई पीढ़ी के बीच उत्पन्न मानसिक दूरी को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। पिता पारंपरिक मूल्यों, अनुशासन तथा जीवन अनुभव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और इसमें जबकि नई पीढ़ी आधुनिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और परिवर्तन की पक्षधर है। दोनों के विचारों और जीवन दृष्टियों में अंतर होने के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। कहानी का विशेष महत्व इस बात से है कि लेखक किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता बल्कि दोनों पीढ़ियों की समस्याओं और सीमाओं को समझने का प्रयास करता है। इससे कहानी आर्थिक यथार्थपूर्ण बन जाती है। पिता केवल एक परिवार की कहानी नहीं होती बल्कि आधुनिक समाज में बदलते पारिवारिक संबंधों और मूल्यों का दर्पण होती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब आपके लिए क्या है? अब आपके लिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के बाद दीर्घ उत्तरात्मक है जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले। कुछ करवाऊंगा, कुछ बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना। अगर बात करें पहले प्रश्न की, गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य सिद्ध कीजिए। होरी के चरित्र, ग्रामीण जीवन, जमींदारी व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, सामाजिक विषमता और प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टिकोण से आधार पर विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, जो कि 1936 में रचा गया, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। यह केवल एक किसान होरी की कथा नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज, किसान वर्ग के संघर्ष, शोषण, गरीबी और सामाजिक विषमता और मानवीय मूल्यों का व्यापक चित्रण प्रस्तुत करता है। इसी कारण प्रसिद्ध आलोचक इसे भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। फिर गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय किसान की पीड़ा, उसकी आशाओं, संघर्षों, विडंबनाओं को इतने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया कि यह उपन्यास संपूर्ण ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला लगता है। पहला पॉइंट है, होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व चरित्र है। तो कैसे चरित्र? गोदान का नायक होरी महतो भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है और वे मेहनती, ईमानदार, सहनशील और परंपरावादी किसान है। होरी का जीवन खेती और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। वह चाहता है कि उसका परिवार सुखी रहे और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय पालने और अंत समय में गोदान करने की बताई जाती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता। होरी जीवन भर शोषण, गरीबी और अभावों का सामना करता है, फिर भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। उसका चरित्र भारतीय किसान की सहनशीलता, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। इस प्रकार होरी केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीय किसानों का प्रतिनिधि बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण। ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण यानी गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय गांवों का अत्यंत यथार्थ और व्यापक चित्रण किया है। यानी ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं देखें तो किसानों की गरीबी और अभाव, कृषि पर पूर्ण निर्भरता और उसके साथ साथ में जाति व्यवस्था का प्रभाव, सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वास, पंचायत व्यवस्था, पारिवारिक संबंध और सामुदायिक जीवन। तो उपन्यास में खेत खलिहान, ऋतु चक्र, त्योहार, विवाह, लोकाचार, ग्रामीण संस्कृति का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने गांव की इच्छाओं से अच्छाइयों के साथ साथ उसकी समस्याओं को भी उजागर किया है। उसके बाद में यही कारण है कि गोदान ग्रामीण जीवन का वास्तविक दस्तावेज बन गया है। तीसरा पॉइंट था, जमींदारी व्यवस्था का शोषण। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष जमींदारी व्यवस्था की आलोचना है। उस समय किसान अपनी भूमि पर खेती तो करता था लेकिन उसका वास्तविक लाभ जमींदार और महाजन उठाते थे। किसानों से अत्यधिक लगान वसूला जाता। जमींदार किसानों को आर्थिक और मानसिक शोषण करते। किसान हमेशा भय और दबाव में जीवन व्यतीत करता। किसान क्या करता? हमेशा भय और दबाव में जीवन व्यतीत करता। मेहनत किसान करता लेकिन लाभ दूसरे लोग उठाते थे। उसके बाद होरी भी इसी शोषणकारी व्यवस्था का शिकार बनता है और वह जीवन भर मेहनत करता है किंतु आर्थिक रूप से कभी उन्नति नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने इसी व्यवस्था की अमानवीयता को बड़ी स्पष्टता से चित्रित किया है। चौथा पॉइंट क्या है? ऋणग्रस्तता की समस्या।
चौथा पॉइंट है ऋणग्रस्तता की समस्या, यानी भारतीय किसान जीवन की सबसे बड़ी समस्या ऋणग्रस्तता मानी जाती है और गोदान में इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। होरी गाय खरीदने के लिए कर्ज लेता है, परिवार की आवश्यकताओं के लिए भी उसे बार बार उधार लेना पड़ता है, ब्याज बढ़ता जाता है और कर्ज कभी समाप्त नहीं होता। किसान कर्ज के चक्रव्यूह में फंसकर जीवन भर संघर्ष करता रहता है और होरी का पूरा जीवन कर्ज चुकाने के में बीत जाता है और वह जितना कमाता है उससे अधिक उसे ऋण और ब्याज के रूप में देना पड़ता है। यह स्थिति केवल होरी की नहीं है बल्कि उस समय के अधिकांश भारतीय किसानों की थी। प्रेमचंद ने उसे आर्थिक शोषण को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में कलाकार की त्रासदी, प्रेम और महत्वाकांक्षा के संघर्ष का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी रंगमंच की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। ये नाटक महाकवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, किंतु इसका उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करना नहीं है बल्कि आधुनिक कलाकार की मानसिक पीड़ा और उसके संघर्ष और उसकी त्रासदी को प्रस्तुत करना बताया जाता है। नाटक में प्रेम, महत्वाकांक्षा, सर्जन और सत्ता के बीच उत्पन्न द्वंद्व का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कलाकार के जीवन में निजी संबंधों और सार्वजनिक सफलता के बीच जो संघर्ष होता है वह इस नाटक का मूल विषय माना जाता है। फिर कलाकार की त्रासदी क्या है, तो कल नाटक का नायक कालिदास एक संवेदनशील, प्रतिभाशाली और प्रकृति प्रेमी कलाकार है। उसका वास्तविक संसार मल्लिका का प्रेम, ग्रामीण जीवन और प्रकृति का शांत वातावरण है। यही वातावरण उसकी सृजनात्मकता शक्ति का स्रोत है। किंतु जब उसे उज्जैन के राज दरबार में राजकवि बनने का अवसर प्राप्त होता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है और उसके बाद कालिदास प्रतिष्ठा, यश और वैभव की ओर आकर्षित होकर अपने मूल परिवेश से दूर चला जाता है। वे राजा श्रेय जो प्राप्त कर लेता है परंतु धीरे धीरे अपनी आत्मिक शांति और सृजनात्मकता, स्वतंत्रता खोने लगता है। बाहरी सफलता प्राप्त करने के बावजूद उसके भीतर एक रिक्तता बनी रहती है। यही कलाकार की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वह जिस सफलता के लिए सब कुछ छोड़ देता है वही सफलता उसे भीतर से अकेला और असंतुष्ट बना देती है। उसके बाद कालिदास अनुभव करता है कि उसकी महान रचनाओं का वास्तविक प्रेरणा स्रोत मल्लिका और उसका ग्रामीण जीवन था। जब वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है तब उसका जीवन भी अधूरा हो जाता है। इस प्रकार नाटक में कलाकार की त्रासदी केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि प्रत्येक सृजनशील व्यक्ति की सार्वभौमिक समस्या बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम और महत्वाकांक्षा का संघर्ष, यानी नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष प्रेम और महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष होता है। कालिदास और मल्लिका का प्रेम अत्यंत गहरा, पवित्र और आत्मीय है। मल्लिका केवल उसकी प्रेमिका नहीं होती बल्कि उसकी प्रेरणा, शक्ति और सृजनात्मकता चेतना का आधार होती है। जब उज्जैन से राजकवि बनने का निमंत्रण आता है तब कालिदास के सामने दो रास्ते होते हैं, एक और प्रेम और आत्मीयता का संसार, दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर होता है यश, प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा का मार्ग। मल्लिका अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का विकास करती है। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने एसपी क्लासेस बीकानेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या साथ में जिनको भी नोट्स लेने ये नंबर दे रखे हैं, देखो आप इन पर मैसेज कर सकते हो। बहुत ही कम नाम मात्र शुल्क में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर कालिदास महत्वाकांक्षा का मार्ग चुनता है और धीरे धीरे राजसत्ता तथा वैभव में उलझता चला जाता है। दूसरी ओर मल्लिका प्रेम, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति बनकर प्रतिष्ठा करती है और समय के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। कालिदास को प्रतिष्ठा मिलती है लेकिन प्रेम खो जाता है। यह संघर्ष केवल कालिदास और मल्लिका का नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने निजी संबंधों को और भावनात्मक मूल्यों का त्याग कर देता है। मोहन राकेश ने इस संघर्ष को अत्यंत संवेदनशील और यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। फिर मल्लिका त्याग और प्रतीक का प्रेरणा का प्रतीक, तो नाटक में मल्लिका का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह प्रेम, समर्पण, त्याग और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति होती है। मल्लिका कभी भी कालिदास की सफलता में बाधा नहीं बनती, वह अपने प्रेम से अधिक उसके भविष्य को महत्व देती है। मल्लिका का प्रेम स्वार्थ रहित और उदात्त होता है। वह कालिदास को महान बनते हुए देखना चाहती है किंतु उसकी प्रक्रिया में स्वयं अकेली और क्या रहती है, उदास रह सकती है लेकिन अपेक्षित रह जाती है। उसका जीवन प्रतीक्षा, विरह और त्याग की कहानी बन जाता है। मल्लिका के माध्यम से लेखक ने सिद्ध किया कि महान कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे अक्सर किसी न किसी त्यागमयी प्रेरणा का योगदान होता है। वे नाटक की सबसे मार्मिक और प्रभावशाली पात्र है। कालिदास का अंतर्द्वंद क्या है, तो कालिदास का अंतर्द्वंद है कि कालिदास का चरित्र निरंतर अंतर्द्वंद से गुजरता है। एक ओर वह राजकवि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को आनंद लेना चाहता है, दूसरी ओर मल्लिका की स्मृतियां और उसे भीतर से विचलित करती रहती है। जब
जब भी अपने अतीत को याद करता है तो उसे अनुभव होता है कि उसने सफलता की कीमत बहुत अधिक चुकाई है। उसकी उपलब्धियां उसे पूर्ण संतोष नहीं दे पाती। ये मानसिक संघर्ष उसके चरित्र को गहराई से प्रभावित करता है और कलाकार की पीड़ा को अधिक प्रभावशाली बनाता है। नाटक की आधुनिकता की बात करें, यद्यपि नाटक का आधार कालिदास का जीवन है, फिर भी इसकी समस्याएं पूर्णतः आधुनिक है। आज का मनुष्य भी करियर, प्रतिष्ठा और सफलता की दौड़ में अपने संबंधों, भावनाओं, आत्मिक सुखों को खो देता है। इस दृष्टि से कालिदास आधुनिक व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है विद्यार्थियों। अगला आपके लिए जो बड़ा वाला दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो है कि कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया में विभाजन की त्रासदी, मानवीय संबंधों और सामाजिक विघटन का चित्रण की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं जिन्होंने अपने कथा साहित्य में भारतीय समाज की जटिल समस्याओं को और मानवीय संवेदनाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। सिक्का बदल गया उसकी प्रसिद्ध कहानी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बहुत शानदार, आपको याद होनी चाहिए कि ये किस पर आधारित है। भारत पाकिस्तान विभाजन या बंटवारे के आधार पर है। ठीक है, बंटवारा फिल्म आपने देखी होगी। ये कहानी केवल राजनीतिक विभाजन का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के टूटते संबंधों, बदलती मानसिकताओं और सामाजिक मूल्यों के विघटन को भी मार्मिक रूप से चित्रित करती है। कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया अत्यंत प्रतीकात्मक है। सामान्यतः सिक्का बदलने का अर्थ सत्ता परिवर्तन या शासन परिवर्तन से होता है, किंतु कहानी में इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक है। यहाँ सिक्का बदलना मानव मूल्यों, सामाजिक संबंधों और विश्वास और जीवन दृष्टि के बदल जाने का प्रतीक बताया गया है। विभाजन के बाद केवल देश की सीमाएं नहीं बदलती बल्कि लोगों की सोच, व्यवहार, रिश्ते भी बदल जाते हैं। कहानी के मुख्य पात्र साहनी है जो एक संपन्न, सम्मानित और उदार महिला है। उसने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के साथ प्रेम, सद्भाव और विश्वास का व्यवहार किया था। उसके घर में सभी धर्मों और समुदायों के लोग आदर पाते थे। वे मानवीय मूल्यों और सामाजिक समरसता की प्रतीक है। किंतु देश विभाजन के बाद परिस्थिति अचानक बदल जाती है और जिन लोगों को साहनी ने अपना समझा था वे भी बदलते राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं और लोगों के मन में अविश्वास, भय, स्वार्थ और सांप्रदायिकता की भावना बदलने लगती है। पूरे जो वर्षों पुराने जो आत्मीय संबंध होते हैं वो टूटने लगते हैं। ये परिवर्तन साहनी के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। कहानी में विभाजन की त्रासदी का अत्यंत स्वार्थ और यथार्थ चित्रण हुआ है। लेखक ने बताया कि राजनीतिक निर्णयों को सबसे अधिक दुष्प्रभाव सामान्य लोगों पर पड़ता है। लोग अपने घर, जमीन, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि आपने शायद नहीं देखी होगी, या जो मान लो बंटवारा जो फिल्म है सनी देओल की, उसके अंदर भी क्या होता है, जब बंटवारा हो जाता है देश का, ठीक है, उससे पहले जो अपने देश आजाद होता है उससे पहले जो दिन होता है उसमें में तो बहुत शानदार तरीके से बिना कोई लड़ाई झगड़े होता है। लेकिन जैसे बंटवारा होता है उसी रात को क्या होता है, सनी देओल के घर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इनको मतलब देश से बाहर निकालने के लिए लिखते हैं या अलग देश बन गया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोच में परिवर्तन आ जाता है या और भी परिवर्तन आ जाने लगता है। फिर आपके लिए विद्यार्थियों असुरक्षा और भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मानवता की जगह संकीर्ण सांप्रदायिकता, यानी सांप्रदाय का मतलब क्या होता है, धर्म के नाम पर दंगे करवाना या लड़ाई झगड़ा करना सांप्रदायिकता होता है। ठीक है, फिर साहनी का चरित्र इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। वह मानवीय संवेदना, सहिष्णुता और उदारता का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों में वह अपने आत्मसम्मान और मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ती। उसका दुख केवल अपना घर छोड़ने का नहीं है बल्कि उस विश्वास और आत्मा के टूटने का है जो वर्षों से समाज को छोड़कर जुड़े हुए रखा था। कृष्णा सोबती ने कहानी में विभाजन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित किया है। लोगों के भीतर असुरक्षा, भय, भविष्य की चिंता दिखाई देती है। सामाजिक संबंधों में जो विश्वास पहले मौजूद था वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि कहानी पाठक को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती की भाषा सहज, प्रभावशाली और भावपूर्ण है। उन्होंने पात्रों की मानसिक अवस्थाओं और सामाजिक परिस्थितियों को अत्यंत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी में प्रतीकात्मकता और यथार्थवाद का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। अंततः कहा जा सकता है कि सिक्का बदल गया केवल विभाजन की कहानी नहीं है बल्कि मानवीय संबंधों के टूटने, सामाजिक मूल्यों के विघटन और बदलते समय की विडंबना को सशक्त दस्तावेज है। जो कि कृष्णा सोबती ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखा दिया कि राजनीतिक परिवर्तन केवल शासन नहीं बदलते बल्कि मनुष्य के हृदय और समाज की आत्मा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि यह कहानी हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई और सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए कि प्रेमचंद की कहानियां कफन और उपन्यास गोदान के आधार पर, उपन्यास एक तो गोदान है और कहानी है कफन, ठीक है, उसके आधार पर यथार्थवाद और मानवतावाद दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद ने आपने यथार्थवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, मानवतावादी साहित्यकार माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचित वर्ग की समस्याओं को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया था। प्रेमचंद का साहित्य
केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का वाहक भी है। उसकी प्रसिद्ध कहानी कफन और उपन्यास गोदान उसके यथार्थवाद तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तियां। इन दोनों रचनाओं में उन्होंने भारतीय समाज की आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों तथा मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। उसके बाद प्रेमचंद का यथार्थवाद क्या कहता है, उदाहरण और स्वरूप क्या कहता है, तो प्रेमचंद का यथार्थवाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। उन्होंने समाज की समस्याओं को बिना किसी आडंबर और कृत्रिमता के साथ प्रस्तुत किया। उसके यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? एक तो समाज का वास्तविक चित्रण होना, शोषित वर्ग के जीवन का प्रस्तुतिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता का उद्घाटन करना, रूढ़ियों और कुरीतियों की आलोचना करना, जीवन की कटु सच्चाइयों का चित्रण करना। उसके बाद प्रेमचंद का उद्देश्य केवल समस्याओं को दिखाना नहीं था बल्कि समाज को जागरूक बनाना था। दूसरा पॉइंट है गोदान में यथार्थवाद, यानी गोदान प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण की सर्वोच्च उपलब्धि है और ये उपन्यास भारतीय किसान जीवन का जीवंत दस्तावेज माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर किसान जीवन का यथार्थ, यानी इसके अंदर बताया गया है कि उपन्यास का नायक होरी भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र होता है। वह मेहनती और ईमानदार किसान है लेकिन गरीबी और शोषण से कभी मुक्ति नहीं हो पाता। होरी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान की वास्तविक समस्याओं को चित्रित किया है और उसके अंदर गरीबी, ऋणग्रस्तता, जमींदारी शोषण, सामाजिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा ये सब देखने को मिलता है और ये चित्रण अत्यंत स्वाभाविक और यथार्थपूर्ण देखने को लगता है। फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक विषमता का चित्रण, यानी उपन्यास में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यानी जमींदार, महाजन, अधिकारी वर्ग सुख सुविधाओं का जीवन जीते हैं जबकि किसान और मजदूर अभावों में यानी कमी के कारण जीवन बिताते हैं। प्रेमचंद ने वर्ग भेद, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। तीसरा पॉइंट है अगला ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण, यानी गोदान में गांव की संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक संबंध, पंचायत व्यवस्था तथा लोक जीवन का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण मिलता है। यही यथार्थवाद इस उपन्यास को महान बनाता है। कफन में यथार्थवाद की अगर बात करें तो कफन में क्या है, कफन प्रेमचंद की सबसे चर्चित यथार्थवादी कहानियों में से एक है। गरीबी का भयावह चित्रण होता है, यानी कहानी के मुख्य पात्र गिसु और माधव अत्यंत निर्धन है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह जीवन के मूलभूत साधनों से भी वंचित हो जाते हैं। बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पती रहती है लेकिन गिसु और माधव उसकी क्या करते हैं, सहायता करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यह घटना समाज की आर्थिक विषमता का कठोर यथार्थ प्रस्तुत करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न छठा, जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। कहानी में निहित मानवीय संवेदना तथा आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार है। उनकी कहानियों में इतिहास, संस्कृति, मानवीय संवेदना और आदर्शवाद का सुंदर समन्वय मिलता है। गुंडा उसकी प्रसिद्ध कहानी जिसमें बाह्य रूप से कठोर दिखाई देने वाले व्यक्ति के भीतर छिपे मानवीय गुणों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता, मानवीय मूल्यों और नैतिक आदर्शों का दर्पण है। प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि मनुष्य का वास्तविक मनुष्य मूल्यांकन उसके बाहरी रूप से नहीं होता बल्कि उससे अंतःकरण और कर्मों से किया जाता चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कहानी का सामाजिक विश्लेषण, यानी गुंडा कहानी तत्कालीन समाज के अनेक विसंगतियों और सामाजिक धारणाओं को उजागर करती है। समाज सामर्थ्य है किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बाहरी व्यवहार और सामाजिक पहचान के आधार पर करता है, यानी जैसा उसको देखता है वैसे उसको आंक लेता है, लेकिन वैसा नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के समाज में एक बार बुरा या अपराधी मान लिया तो उसके पीछे गुणों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। आपने अगर समाज के अंदर के व्यक्तियों के साथ बैठकर कोई गलत व्यवहार कर दिया, फिर आप चाहे कितने 100 कर्म कर लो लेकिन उनकी धारणा वैसी बन जाती है, ये तो गलती है, वैसा नहीं होता है। लेकिन कहानी का जो मुख्य पात्र होता है ननकू सिंह, समाज की दृष्टि में गुंडा होता है। लोग उससे भयभीत रहते हैं और उसे अपराधी समझते हैं, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। उसके भीतर साहस, त्याग, करुणा और मानवता जैसे उच्च गुण विद्यमान है। प्रसाद ने समाज की इस संकीर्ण मानसिकता पर प्रहार किया है। कहानी में यह भी दिखाया गया कि सामाजिक परिस्थितियां अनेक बार व्यक्ति को ऐसा जीवन अपनाने के लिए विवश कर देती है जिससे समाज स्वीकार नहीं करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में अंतिम निर्णय करने से पहले उसके जीवन की परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से कहानी सामाजिक चेतना और मानवीय दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण संदेश देती है। उसके बाद विद्यार्थियों, ननकू सिंह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण है। यानी प्रसाद ने ननकू सिंह के बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व के बीच के अंतर को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। बाहरी रूप से ननकू सिंह कठोर, निर्भीक और आक्रामक दिखाई देता है, लेकिन उसने भीतर अत्यंत संवेदनशील और उदार हृदय छिपा हुआ है। वह अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है और तथा कमजोर और असहाय लोगों की सहायता करता है। उसका जीवन केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए समर्पित होता है। ननकू सिंह के मन में आत्मसम्मान और न्याय की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह समाज की गलत परंपराओं और अन्यायपूर्ण व्यवहार को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसका विद्रोही
स्वभाव वास्तव में मानवता और अन्याय की रक्षा का माध्यम होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ननकू सिंह का चरित्र यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। उसके बाहरी व्यवहार के आधार पर उसके वास्तविक चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ननकू सिंह हिंदी कहानी साहित्य के सबसे जीवंत और प्रभावशाली पात्रों में से गिना जाता है। कहानी में मानवीय संवेदना क्या है, तो मानवीय संवेदना गुंडा कहानी का मूल स्वर मानवीय संवेदना है। यानी प्रसाद ने ननकू सिंह के माध्यम से मानवता, करुणा और सहानुभूति की भावना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ननकू सिंह दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। वह ऐसे लोगों की, यानी जो बिना सहायक होते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, उन लोगों की सहायता करता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। उसके व्यवहार में मानवता की सच्ची भावना दिखाई देती है। समाज उसे गुंडा कहता है, लेकिन उसके कार्य एक महान और संवेदनशील व्यक्ति के दिखाए जाते हैं। विद्यार्थियों, फिर यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके बाहरी रूप या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं होती, बल्कि उसकी मानवीय संवेदनाओं से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग और सेवा का भाव रखता है, वही वास्तविक अर्थों में महान होता है। कहने का मतलब क्या है, जो गुंडा कहानी में जो ननकू सिंह गुंडे का रूप देता है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी धारणा बन जाती है ये तो बुरा व्यक्ति है, इसके ऐसे कार्य होते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, वो क्या करता है, ऐसा लोगों की मदद करता है, वो एक अच्छा नागरिक होता है। उसके अंदर अनेक प्रकार के ऐसे गुण होते हैं जो मानवीयता के लिए बहुत शानदार होते हैं। तो विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो, मैंने जितने हो सका ना आपको लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक आपको क्वेश्चन करवा दिए। बाकी देखो, मैंने पीछे जैसे करवाए थे, आपके एग्जाम में बहुत आए थे और लगभग इसी एग्जाम में से आपके लगभग आने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।